हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में कौन सी यात्रा शुरू हुई है? धनु यात्रा। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत कहां पर की गई है? तो जो ओडिशा का वरगढ़ नामक स्थान है, यहां पर इसकी शुरुआत की गई है और इस बार 76वीं धनु यात्रा आयोजित की जा रही है। दोस्तों, इसका आयोजन 25 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। तो ये जो धनु यात्रा आयोजित की जाती है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यानी दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो इसको बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया था। इसलिए वरगढ़ में 1947-48 में धनु यात्रा की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, ये जो धनु यात्रा है, यह कृष्ण लीला पर आधारित है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानियां दिखाई जाती हैं। यहाँ पर बात आई है त्योहार की या महोत्सव की। तो कुछ प्रमुख त्योहार और महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाते हैं। तो लुई नगाई नी महोत्सव आयोजित किया जाता है नागालैंड में। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आप याद रखिएगा, ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। किचेरी महोत्सव ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। हाल पुन्हिया, रोहिणी और टुसु महोत्सव मनाया जाता है झारखंड में। और दोस्तों, इसके अलावा सरहुल त्योहार भी झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश में। लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है पंजाब में। इसके अलावा हरियाणा में भी लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। चापचार कुट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। खर्ची पूजा का आयोजन होता है त्रिपुरा में। इसके अलावा कांग चिंगवा महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव और हरेला पर्व आयोजित किया जाता है उत्तराखंड में। ओणम, विशु और अल्पसी उत्सव केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ओडिशा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिएगा कि जो नुआखाई त्योहार है, ये ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। ओडिशा की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ओडिशा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो ओडिशा है, इसे उत्कल भी बोला जाता है। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है वर्तमान में? रघुवर दास। रघुवर दास जी के बारे में आप याद रखिएगा कि ये झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। वर्तमान में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। असेंबली की कितनी सीटें हैं? तो 147 सीटें हैं। ओडिशा में 2 प्रमुख नेशनल पार्क हैं, उनके नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। ओडिशा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ओडिशा। और ओडिशा में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है चिल्का झील। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात आई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक में कौन सा पर्व मनाया जाता है? कंबाला पर्व। इसके अलावा ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। तो राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। और बोनालू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तेलंगाना में। तो ये महोत्सव भी आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है। याद रखिएगा कि आपको स्टडीकर ऑफिशियल पूरा सर्च करना है, तभी आपको हमारा चैनल मिलेगा। उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज और PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। दोस्तों, ऐप पर ईयरली करेंट अफेयर्स की ई-बुक भी मिल जाएगी, दोनों मीडियम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये ईयरली करेंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी। और मंथली करेंट अफेयर्स की ई-बुक भी दोनों मीडियम में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 चुना गया है? आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा को। दोस्तों, ICC के द्वारा हर महीने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो दिसंबर 2023 के लिए दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो महिलाओं में तो दीप्ति शर्मा को दिया गया है। पुरुषों में किसे दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के
तेज गेंदबाज हैं पैट कमिंस, तो उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दिसंबर 2023 के लिए। दीप्ति शर्मा की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 में शानदार प्रदर्शन किया है। इसी के चलते उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। और दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी मानी जाती है। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कुछ समय पहले आईसीसी के द्वारा हमारे देश की पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर रही हैं डायना इल्डुल्जी और बीरेन सहवाग, और श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है। ये कहां पर शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में इसको शुरू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो राजौरी और पुंछ का इलाका है, वहां पर आतंकवादियों के द्वारा हमले किए जाते हैं, जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो इन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए ही ये ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में जो आतंकवादी होते हैं वो घात लगाकर हमला करते हैं, जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। अगर हम राजौरी पुंछ बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर हमलों में हमारे देश के 20 से अधिक सैनिक शहीद हो गए हैं। तो इन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए ही भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है। कुछ प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने ऑपरेशन डिस्कस किए थे, आज हम उससे अलग डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं ऑपरेशन आहट की। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, यानी आरपीएफ के द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य था महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य था राजस्थान में स्थित पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ को रोकना। ऑपरेशन उपलब्ध किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आरपीएफ ने। तो आरपीएफ ने रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया था। ऑपरेशन परिवर्तन किसने शुरू किया था? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था। ऑपरेशन ओलिविया कहां पर शुरू किया गया था? तो ये ओडिशा राज्य में शुरू किया गया था, और किसने शुरू किया था? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था। दोस्तों, बात आई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। एलजी कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो केसर उगाई जाती है उसको कुछ समय पहले जीआई टैग दिया गया है। डॉक्टर आपके गांव पहल जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। श्रीनगर में कुछ समय पहले अमृत युवा कला महोत्सव आयोजित किया गया था। जम्मू और कश्मीर में जिला सूचकांक की तालिका में जम्मू सबसे ऊपर रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन कुछ समय पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन बना है? आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। तो महाराष्ट्र का जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है। यहाँ पर बात आई है कान्हा नेशनल पार्क की। तो यह किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये झारखंड राज्य में है। सिरोही नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह मणिपुर राज्य में है। दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, लेकिन जो पेंच टाइगर रिजर्व का हिस्सा है ये मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो डार्क स्काई पार्क है इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, डार्क स्काई पार्क का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के कृत्रिम प्रकाश का उपयोग नहीं किया जाएगा और जो नेचुरल प्रकाश है उसका यूज किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन बना है? पेंच टाइगर रिजर्व। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसे 1977 में स्थापित किया गया था
और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में फैला हुआ है। नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, तो उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और एशियाई शेर किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो यह गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और गिर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है। रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक स्थान कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कितने टाइगर हैं, 785, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अभी कुछ समय पहले असम में 2 नए नेशनल पार्क बने हैं, उनका नाम है दिहांग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है, आंसर हो जाएगा दावोस में। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग शुरू हुई है। आपको याद रखना है कि हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है, ये स्विट्जरलैंड के दावोस में ही आयोजित की जाती है और जनवरी के महीने में ही आयोजित की जाती है। तो इस साल इसका आयोजन 15 से 19 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो युद्ध और संकटों से विखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए इसकी थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट रखी गई है। दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से 3 मंत्री शामिल हो रहे हैं। उनमें स्मृति ईरानी जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी और हरदीप सिंह पुरी जी हैं। इसके अलावा 3 सीएम भी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पहले सीएम है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, और दूसरे सीएम है ए रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम, और तीसरे सीएम है दोस्तों इसमें कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। तो ये 3 सीएम भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं भारत की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों इस मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, विश्व बैंक के समूह के प्रेसिडेंट अजय बंगा, WHO के महानिदेशक, भारत, चाइना, फ्रांस और श्रीलंका के जो राजनीतिक नेता हैं और कारोबारी हैं, वो सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, यानी WEF की। तो यह एक गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसमें वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों पर बातचीत की जाती है। इसके अलावा जो राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर भी बातचीत की जाती है विश्व के नेताओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो भारत और अर्जेंटीना के बीच में अभी हाल ही में लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात आई है श्रीलंका की। तो दोस्तों अभी हाल ही में IIT मद्रास और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें IIT मद्रास श्रीलंका में अपना कैंपस खोलेगा। गुआना की बात आई है तो हाइड्रोजन कार्बन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और गुआना के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ था। यूरोपीय संघ की बात आई है तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच सेमीकंडक्टर समझौता अभी हाल ही में हुआ है। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारत की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो उसने अर्जेंटीना के साथ $24 मिलियन यानी कि 2 बिलियन रुपए के लिए लिथियम अन्वेषण पर एक समझौता किया है। यानी कि ये कंपनी जो है ये अर्जेंटीना में लिथियम की खोज करेगी। दोस्तों, लिथियम क्या है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लिथियम एक अलोह धातु है, यानी कि नॉन फेरियस मेटल है। इसमें लोहे जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जो हमारा मोबाइल होता है, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं और जो चार्जेबल बैटरी होती हैं, उनके बनाने के लिए लिथियम का यूज किया जाता है। लिथियम के बारे में आप याद रखिएगा कि जो दुनिया की सबसे हल्की और मुलायम धातु है वो कौन है, लिथियम है। दोस्तों, पेरियोडिक टेबल में लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 3। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, भारत में पहली बार जम्मू संभाग के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम के भंडार पाए गए हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की जो सबसे बड़ी झील है साल्टन सागर, तो उसमें लिथियम की खोज की गई है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, लियोनेल मेसी को।
तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, तो उन्हें फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। तो फीफा के द्वारा हर साल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों, कोचेस और जो अन्य पुरस्कार हैं वो वितरित किए जाते हैं। तो इस साल फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी को। इसी प्रकार से महिलाओं की अगर हम बात करें तो स्पेन की आइताना बोनमती को वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें लियोनेल मेसी को तो उन्हें लगातार दूसरे साल यह अवार्ड मिला है, और जो आइताना बोनमती हैं ये बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। बात कर लेते हैं फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों, फीफा पुरुष विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। और महिला फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नार्डो एरिबोलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो एरिबोलो। दोस्तों, उन्हें एक राजनीतिक उदारवादी माना जाता है और उनके द्वारा ग्वाटेमाला को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा किया गया है। तो अब वो कितना दावा पर खरे उतरते हैं ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, बात करते हैं ग्वाटेमाला की। तो ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का एक देश है। कैपिटल इसकी ग्वाटेमाला सिटी है। करेंसी है कुवेट जल। यहाँ पर दोस्तों आप ग्वाटेमाला की लोकेशन देख सकते हैं। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और बीच में स्थित है कौन? ग्वाटेमाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाल ही में की गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो लाई चिंगते, जिन्हें विलियम लाई भी बोला जाता है, तो वो ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं। सेरिंग टोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। एंड्री राजो एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। फेलिक्स सेसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा सक्सेशन। तो इस साल 75वें एमी अवार्ड प्रदान किए गए हैं 2024 के लिए। तो ये जो अवार्ड समारोह था ये लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया गया था। तो इसमें द बियर और सक्सेशन को 6 पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा 16 श्रेणियों में एमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन आपको 1-2 पॉइंट ही याद रखने हैं, पूरे पुरस्कार नहीं याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि 75वें एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? सक्सेशन को। और बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? द बियर को। बात करते हैं एमी अवार्ड की। तो दोस्तों, यह अवार्ड अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं। तो अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन उद्योग के लिए यह अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, और ये अवार्ड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पहली बार यह पुरस्कार 1949 में प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ सकती है? तो 7.3% से बढ़ सकती है। तो भारत की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.3% की दर से बढ़ सकती है। ये आंकड़ा किसने दिया है? एनएसओ ने। आरबीआई के द्वारा भी एक आंकड़ा पेश किया गया था। तो आरबीआई ने ये बताया था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में 7% की दर से बढ़ सकती है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल में। IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? हिमालयन वुल्फ को। पहले बीच गेम 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? मध्य प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? राजस्थान में। जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? DRDO ने। 13वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? नागपुर में। मुनव्वर राणा का निधन हो गया है, वह कौन थे? उर्दू शायर। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? 24.8 करोड़ लोग। PM मोदी ने किस योजना के अंतर्गत पक्के घरों के लिए
540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है पीएम जन मन योजना। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? एमजे अकबर ने लिखा है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम साइंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो किस धातु का अयस्क पिच ब्लेंड कहलाता है? यूरेनियम। किसका बहुलक पॉलीथीन माना जाता है? एथिलीन। यानी कि एथिलीन का जो बहुलक होता है वो पॉलीथीन कहलाता है। किसका मिश्रण जर्मन सिल्वर कहलाता है? तो कॉपर, जिंक और निकिल। दोस्तों, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पीरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आंसर है इसका राजस्थान। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, भारत में लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।